हाय गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो हमने हाफ पोर्शन कर लिया था चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लास 10 जियोग्राफी का। एंड आज हम उसे जूट टेक्सटाइल से कंटिन्यू करेंगे। सो हियर वी आर विद जूट टेक्सटाइल। ठीक है, सो हमें यहाँ से इसे स्टार्ट करना है। ओके, सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट। इंडिया जो है वो रॉ जूट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और जूट गुड्स का भी। और बांग्ला एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश पहले नंबर पे है और इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जूट बनता है, इंडिया से भी ज़्यादा बनता है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया सेकंड प्लेस पे आता है, लेकिन नंबर वन पे प्रोड्यूस करने में वो नंबर वन पे आता है। सो बहुत सारी जो जूट मिल्स हैं वो वेस्ट बंगाल में है, मेनली जो हुगली रिवर के आसपास है वहाँ पर है। ठीक है, सो हमारी जो फर्स्ट जूट मिल थी, आप इस बॉक्स एरिया को देखिए, ये जो है ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप देखें कि जो फर्स्ट जूट मिल जो थी वो सेट हुई, मतलब सेटअप की गई थी कोलकाता के पास 1855 में रिश्रा जगह पे। कोलकाता में एक जगह थी रिश्रा, वहाँ पर 1855 में पहली जूट मिल सेट की गई थी। 1947 के पार्टीशन के बाद तो जो जूट मिल्स थी जो कि इंडिया में बची थी वो तो इंडिया में ही रही, लेकिन जो 3/4 जूट प्रोड्यूसिंग एरिया थे वो बांग्लादेश के साथ चले गए थे, क्योंकि वो एस्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान के उसमें आ रहे थे। क्योंकि जब 1947 में जब पार्टीशन हुआ था भारत का और पाकिस्तान का, तो बांग्लादेश जो था वो एस्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान था, तो इसलिए उसके कुछ 2/3 प्रोड्यूसिंग एरिया जो थे जूट के वो बांग्लादेश में चले गए और इंडिया में थोड़े से कम रह गए। इस वजह से ये जो है उससे ज़्यादा दिखता है। आगे देखते हैं फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इनकी लोकेशंस के कुछ फैक्टर्स बता रखे हैं। तो वो है हुगली बेसिन। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी में जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी बहुत कम वाटर ट्रांसपोर्ट लगता है है ना। रेलवेज़ का गुड सपोर्ट है वहाँ पर, रोडवे का, वाटरवेज़ का, ताकि रॉ मटेरियल का आसानी से फैक्ट्रीज तक एक मूवमेंट आसानी से हो सके। ठीक है, एबंडेंट वाटर प्रोसेसिंग है रॉ मटेरियल्स के लिए, चीप लेबर के लिए वेस्ट बंगाल से, और जो भी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, यानी वेस्ट बंगाल से जो भी स्टेट्स जुड़े हुए हैं, आसपास के स्टेट्स जो भी हैं, बिहार, उड़ीसा, यूपी, कोलकाता, ये लार्ज अर्बन सेंटर्स हैं जो कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जूट गुड को एक्सपोर्ट करने में। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भी चैलेंजेस इंडस्ट्री फेस कर रही है, इन दौरान जो भी चैलेंजेस जो हमारी इंडस्ट्री फेस कर रही है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स में से और जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, इनका जो इंटरनल डिमांड होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के वजह से बढ़ जाती है। ठीक है, जिसमें जूट पैकेजिंग की तो यूज़ होना ही मैंडेटरी है गवर्नमेंट की पॉलिसी में, कि जूट पैकेजिंग तो होनी ही चाहिए, जिसकी वजह से इंटरनल डिमांड इनकी बढ़ जाती है। तो इस डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डाइवर्सिफाइड किए जाते हैं। तो जो मेन मार्केट्स हैं हमारे यूएसए, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे हमारे मेन मार्केट्स हैं। तो जो ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न है एनवायरनमेंट फ्रेंडली का, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का, वो एक बार इन जूट प्रोडक्ट्स की अपॉर्चुनिटी के लिए ज़रूर खुलता है, या गेन होता है ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जूट टेक्सटाइल्स के बारे में, शुगर इंडस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिया जो है वो सेकेंड वर्ल्ड प्रोड्यूसर है शुगर का, लेकिन पहली जगह, लेकिन अगर गुड़ और खांडसरी की प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया उस पर नंबर 1 पे आता है, लेकिन शुगर के मामले में वो सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो बल्की मटेरियल आता है, और या फिर हॉलेज में आता है, जो कि जिसमें सक्रोज कंटेंट जो होता है वो कम होता है। तो जो मिल्स, इसकी जो शुगर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कहाँ कहाँ पर है, तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, यहाँ पे कुछ स्टेट्स दे रखे हैं। 60% जो मील्स है हमारी वो यूपी में है और बिहार में है। 60% मील्स शुगर इंडस्ट्री की वो कहाँ पर है, यूपी और बिहार। ये इंडस्ट्री जो होती है वो नेचर में ही सीजनल होती है, क्योंकि इसे कोऑपरेटिव सेक्टर आइडियली सूट किया जाता है। अब वो ऐसा क्यों, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में मील्स को शिफ्ट किया गया था, तो उसकी टेंडेंसी बढ़ गई थी,
और उनको सदर्न और वेस्टर्न स्टेट में शिफ्ट किया गया था। तो स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर इसी वजह से, क्योंकि जो कैन प्रोड्यूस होती है उसमें सक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो कूलर क्लाइमेट होता है वो भी इंश्योर कराता है कि उसमें काफ़ी लंबा क्रशिंग सीजन चलेगा ठंडे क्लाइमेट की वजह से। और बात करें तो जो कोऑपरेटिव्स है वो भी इन स्टेट्स में सक्सेसफुल है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स। मेजर चैलेंजेस इस सीजनल नेचर के इंडस्ट्री में आते हैं वो है ओल्ड और इनसफिशिएंट जो भी मेथड्स होते हैं प्रोडक्शन के, ट्रांसपोर्ट में देरी हो जाना, यानी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल देरी से पहुंचना, या फिर बैगीज के यूज़ को मैक्सिमाइज कर देना। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से इस तरीके से अफेक्ट करती हैं। ठीक है, आप एक बात तो ध्यान रखिए कि जो भी इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, इंडिया उस पर कौन से नंबर पर स्टैंड करती है, कहाँ पर लोकेट करती हैं, कौन कौन सी स्टेट्स में है, और उसके फैक्टर्स क्या हैं, ये तो आप याद रखना ही रखना, किसी के भी पूछे जा सकते हैं। सो हमारा एग्रो बेस तो कंप्लीट हो गया, अब हम मिनरल बेस पे चलते हैं। तो इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल्स और मेटल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं उन्हें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात कर ले तो मोस्ट फेमस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टिस्को हम कह सकते हैं। टिस्को का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। सो आयरन और स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि जिसमें जितने भी अदर प्रोडक्ट्स होते हैं हैवी मीडियम के, लाइट मीडियम के, वो सारे के सारे मशीनरी के ऊपर डिपेंड होते हैं। स्टील जो है वो एक इंजीनियरिंग गुड्स की अलग अलग वैरायटी से मैन्युफैक्चर होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों से होता है। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन और कंजप्शन है इन स्टील का वो ऑफनली रिगार्डेड होता है कंट्री के इंडेक्स पर, कंट्री के डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो जो आयरन और स्टील है वो एक हैवी इंडस्ट्री है, क्योंकि जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं और जितने भी फिनिश गुड्स होते हैं वो हैवी होते हैं, भारी होते हैं वेट में, और बल्कि भी होते हैं, जिससे क्योंकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। आयरन और कुकिंग कोल और लाइमस्टोन जो है वो इन रेशोज़ में अप्रॉक्सीमेटली पाए जाते हैं, किसमें, आयरन और स्टील में। यहाँ पे रेशो दे रखा है, अच्छे से याद रखना, 4:2:1, यानी 4 आयरन और का है, 2 कुकिंग कोल का है और 1 लाइमस्टोन का है। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ मैंगनीज की होती है, लेकिन मैंगनीज की भी होती है इसमें कुछ क्वांटिटीज़, क्योंकि वो स्टील को क्या करता है, हार्ड करने में मदद करता है। ठीक है, तो अब ये स्टील प्लांट लोकेट कहाँ किए जाते हैं, तो हमें याद है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत होती है ताकि वो मार्केट और कंज्यूमर्स तक पहुँचाए जा सकें। तो 2019 में 111 मिलियन टन्स जो थे क्रूड स्टील प्रोडक्शन के साथ, इंडिया ने सेकंड नंबर पर रैंक किया था क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स में, यानी पूरे वर्ल्ड में क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स में इंडिया जो थी वो सेकंड नंबर पर आई थी। कितने मिलियन टन्स के साथ, 111 मिलियन टन्स के साथ, 2019 की बात हो रही है। ठीक है, तो स्पॉन्ज आयरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था हमारा इंडिया 2019 में। पर कैपिटा कंजप्शन जो था फिनिश स्टील का कंट्री के अंदर वो अराउंड 74.3 किलो पर एनम था। ठीक है, जो कि वर्ल्ड एवरेज के अगेंस्ट था, वर्ल्ड एवरेज का अगेंस्ट इतना है, लेकिन अराउंड हमारा इतना था। अब यहाँ पे यहाँ पे डेटा दे रखा है कि टोटल प्रोडक्शन कितनी होती है फिनिश गुड्स की इंडिया के अंदर। ठीक है, तो 15-16 की दे रखी है। आप तो देखो, आप है ना 17 से याद करना, 2017, फिर 18, देन 18-19, देन 19-20, क्योंकि इन्हीं का मोस्टली रिसेंटली 3 ईयर्स का पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ पे बॉक्स में दे रखा, हम इसे पढ़ लेते हैं। सो जो भी छोटे छोटे स्टील प्लांट्स हैं वो छोटे हैं, लेकिन उनकी इलेक्ट्रिक फर्नेसेस या फिर जो भी वो स्टील क्रैप या स्पॉन्ज आयरन को यूज़ करते हैं उनमें री रोलर्स होते हैं जो कि स्टील इंगॉट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, माइल्ड और एलॉय स्टील प्रोड्यूस करते हैं गिवन एक स्पेसिफिकेशंस में। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दे रखा है, इसे हम देख लेते हैं कि स्टील मेकिंग प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, स्टील मेकिंग प्रोसेस कैसा होता है, तो यहाँ पे हमें वो दे रखा है। सो सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, यानी इंडस्ट्री में जाता है। फिर उसके बाद हमारा ये वाला काम होता है कि आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है, लाइमस्टोन उसमें फ्लक्स किया जाता है, मटेरियल में ऐड किया जाता है, स्लैग रिमूव करते हैं और कोक को बर्न करके हीट ओर को हीट करते हैं। फिर उसके बाद पिग आयरन होता है, यानी कि मोल्टन मटेरियल्स जो भी होते हैं उनको मोल्ड्स में पोर करते हैं जिसको पिग्स कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद मेटल को शेप देते हैं, रोल करके, प्रेशर करके, फोर्ज करके, कास्ट करके, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद पिग आयरन जो है वो फर्दर प्योरीफाइड होता है, मेल्टिंग होती है उसकी, ऑक्सीडाइजिंग करते हैं, इम्प्योरिटीज उसकी निकालते हैं, उसके बाद जाके रोलिंग प्रेसिंग करके फोर्ज करके उसे शेप दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मैप है जहाँ पर आयरन एंड स्टील प्लांट्स है, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। सो आप मेनली देख सकते हैं कि आयरन एंड स्टील प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल के आसपास हैं। यहाँ पे हमें कुछ वेस्ट बंगाल की कुछ यहाँ पे कंट्रीज दिख रही है इतनी सारी, बर्नपुर, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर और केला। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे एक और पैराग्राफ है। और जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है वो ज़्यादा बड़े हैं, हैंडलेस है, उनमें सब कुछ काम बिना हाथों के होता है क्योंकि बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं, ठीक है। उठाने से लेकर उसे रोल करना, प्रेशर करना, शेप देना, फोर्ज करना, सब काम मशीन के द्वारा होता है, कुछ भी हैंड का उसमें कोई काम नहीं होता। तो मोस्ट जितने भी पब्लिक सेक्टर्स होते हैं वो इन मार्केट को अंडरटेक करते हैं अपने स्टील के थ्रू, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू, ठीक है। 1950s में चाइना इंडिया जो थे वो सेम क्वांटिटी पर स्टील प्रोड्यूस करते थे ऑलमोस्ट, तो दोनों बराबर पोजीशन पर आते थे। लेकिन आज चाइना स्टील के मामले में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। और चाइना भी वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है स्टील का। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि ये लार्जली है क्योंकि जो भी रिलेटिव एडवांटेजेस होते हैं इस रीजन के वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसमें आयरन ओर की लो कॉस्ट, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ठीक है, और ग्रोथ पोटेंशियल होम मार्केट में, ठीक है। तो इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए हम फुल्ली पोटेंशियली लार्जली मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में हम परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि हाई कॉस्ट लगती है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है कुकिंग कोल की, और लेबर की लोअर प्रोडक्टिविटी रहती है, इरेगुलर सप्लाई रहता है एनर्जी का, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमें भी गुड क्वालिटी का स्टील इंपोर्ट कराना पड़ता है दूसरी कंट्रीज से। हाउएवर जो भी ओवरऑल प्रोडक्शन होती है स्टील की वो काफ़ी होती है कि वो डोमेस्टिक डिमांड से, तो डोमेस्टिक डिमांड जो भी आती हैं तो उसके लिए स्टील की प्रोडक्शन काफ़ी होती है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो एक इंडस्ट्री को एज अ बूस्ट के नाम पर दिया गया है ताकि वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के एफर्ट्स को कर सकें। तो इसमें जो होता है इसमें रिसोर्सेज का एलोकेट होना ज़रूरी होता है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो स्टील ज़्यादा से ज़्यादा कम्पिटिटिवली प्रोड्यूस कर पाए। अब ये भी हमारा हो गया। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी इंडस्ट्री सेट करने के लिए चाहे आप एमएनसी ही सेटअप क्यों ना कर रहे हों, आपके हाथ में मनी तो होना ही चाहिए, कैपिटल होना ही चाहिए। बिना उसके तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेबर भी नहीं ले सकते, ना ही कोई एनर्जी, ना ही कोई इंडस्ट्री लोकेट कर सकते। तो इंडस्ट्री के लिए पैसा ज़रूरी है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में इंडिया जो है वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, क्योंकि लाइट, हल्की है और कोरोजन से रेसिस्टेंट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलेबल है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब इसे दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स कर देते हैं तो इसे एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, वायर्स मैन्युफैक्चर करने में ही काम आता है। और इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी गेन की है स्टील, कॉपर, जिंक, लीड के साथ सब्सटीट्यूट में जब एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, तो इसमें भी इसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है। तो यहाँ पे हमें क्रूड स्टील प्रोडक्शन इंडिया चाइना वाला मैप दे रखा है, इसे आप देख सकते हैं जस्ट फॉर नॉलेज। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ है वो हमें दे रखे हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़, यूपी, ठीक है, तमिलनाडु। यहाँ पे कुछ पिक्चर दे रखी है कि स्ट्रिप कोस्टिंग मिल जो है वो नालको स्मेल्टर में होती है। नालको एक कम इंडस्ट्री है जहाँ पर कैसे कोस्टिंग हो रही है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम है पूरा, ठीक है। तो बॉक्साइट एक ऐसा रॉ मटेरियल होता है जो कि स्मेल्टर्स में यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी बल्कि होता है, डार्क रेडिश कलर रॉक का होता है, ठीक है। जो फ्लो चार्ट अभी हमें दे रखा है नीचे वो ये हमें बता रहा है कि कैसे एल्यूमिनियम की प्रोसेसिंग होती है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलर सप्लाई होता है, रॉ मटेरियल का जो सोर्स होता है वो मिनिमम कॉस्ट में होता है दो प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है, लोकेशन इंडस्ट्री के बेस पर, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे हमें दे रखा है एल्युमिनियम कैसे बनता है।
तो एक बार देख लेते हैं। सो 4 से 6 टन मैक्सिमम बॉक्साइट आता है, देन उसमें 2 टन एल्यूमिना मिलाया जाता है, देन 1 टन एल्यूमिनियम बनता है। ये ध्यान रखना। प्रोसेस कैसा हो रहा है इसका हम देख लेंगे। सबसे पहले बॉक्साइट रॉ मटेरियल है, बॉक्साइट और क्वेरी, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं रेल से या शिप से, क्योंकि काफ़ी भारी मटेरियल होता है। तो उसे ट्रांसपोर्ट करने के बाद वो हमारी एल्यूमिना बनता है, यानी फैक्ट्री में आता है। देन उससे बॉक्साइट को क्रश करते हैं, एल्यूमिना को क्रश करते हैं, उसे डिजॉल्व एल्यूमिना को तो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम रिफाइनरी के अंदर आता है। फिर उसके बाद 3 चीज़ें होती हैं। बल्क को तो शिफ्ट, यानी बल्क को तो स्मेल्टर्स की जगह पर भेज दिया जाता है, जो भी क्रश होकर जो भी निकल रहा है। जो भी पेट्रोलियम कोक है उसको कैल्सिनेट करके रिफाइनरी से निकाला जाता है, और कॉयलरी से पिच को निकाला जाता है। फिर उसके बाद ये एल्यूमिनियम स्मेल्टर में जाता है, स्मेल्ट होता है, ठीक है। मोल्टन मेटल की तरह एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोलाइट। फिर उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी 18,600 किलोवाट पर आवर पर टन ऑफ ओर दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी, जब जाके हमारा एल्यूमिनियम बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना है कैसे क्या बनता है, टेबल पूछी जा सकती है। तो जो भी फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडेसिव, पेंट, नाइट्रिक एसिड, ओ ये तो हमारे केमिकल इंडस्ट्री का, हमें केमिकल इंडस्ट्री से स्टार्ट करना है। सो केमिकल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है और डाइवर्सिफाई कर रही है, जिसमें दोनों ही लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, इंक्लूडेड हैं। जो भी रैपिड ग्रोथ है इसकी, वो दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर्स में रिकॉर्ड की जाती है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडेसिव, प्लांट डाई स्टफ्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है। नाइट्रिक एसिड होता है, अल्कली होता है, सोडा ऐश होता है, जो कि ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, पेपर ये सब बनाने में काम आता है, और कॉस्टिक सोडा होता है। ये इंडस्ट्रीज पूरी कंट्री में चारों तरफ से स्प्रेड है। तो ऐसा क्यों होता है? ऑर्गेनिक केमिकल्स में पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, जो कि सिंथेटिक फाइबर, रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ, ड्रग्स और फार्मेसी वगैरह में यूज़ होते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स आसपास हों। केमिकल इंडस्ट्री अपने आप में ही खुद एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है, क्योंकि उसमें जितने भी बेसिक केमिकल्स होते हैं वो या तो प्रोसेसिंग में चले जाते हैं, ताकि उनसे केमिकल्स और बनाए जा सके, या फिर वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं, या फिर वो डायरेक्टली कंज्यूमर मार्केट में भेज दिए जाते हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में है, मेनली यूरिया प्रोड्यूस करती है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है, एमोनियम सल्फेट है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जिनका कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश। और तीसरा जो पोटैश जो है, जो कि इंटायरली इम्पोर्ट किया जाता है पूरी कंट्री में, तो इसका कोई भी रिजर्व नहीं है कॉमर्शियली यूजेबल पोटैश या पोटेशियम का, तो इसे बाहर से इम्पोर्ट कराना पड़ता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडस्ट्री, यानी जब इंडस्ट्री हमारी एक्सपैंड हुई थी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अदर अदर कंट्री के पार्ट्स में, ठीक है, तो उन्होंने हाफ ऑफ द फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में, यानी फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में आधा हिस्सा कंट्रीब्यूट किया था इन स्टेट्स ने। दूसरे सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स हमारे यहाँ पे कुछ दे रखे हैं, तो आप नाम याद कर सकते हैं इनकी। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट एक एसेंशियल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, लाइक एयरपोर्ट, डैम, फैक्ट्री, ब्रिजेस, ठीक है, या फिर दूसरे कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये इंडस्ट्री जो होती है इनको बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, कोल, इलेक्ट्रिक पावर, ये सारे रेल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इन्हें मिल जाते हैं। इंडस्ट्री जो कि स्ट्रैटेजिकली ये लोकेट करती हैं गुजरात में, जिनका एक सुटेबल एक्सेस होता है गल्फ कंट्रीज़ के मार्केट में। फर्स्ट सीमेंट प्लांट हमारी चेन्नई में सेटअप हुई थी 1904 में। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडस्ट्री जब एक्सपेंड हो गई थी, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट पाया गया था, क्योंकि जो प्रोड्यूस हो रहा था वो रीडली अवेलेबल मार्केट के अंदर हो रहा था, ईस्ट एशिया के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका, साउथ एशिया पार्ट, ठीक है। लार्ज डिमांड आ रही थी इन कंट्रीज से। तो इनकी जो इंडस्ट्री थी, ये प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में अच्छे से काम कर रही थी। जो भी एफर्ट्स बनाए जा रहे थे एडुकेट डोमेस्टिक डिमांड के लिए, वो सफिशेंट थी, और इन इंडस्ट्री को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी सप्लाई इनको ऑर्डर दिया जाता था वो भी सप्लाई सफिशेंट था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोबाइल यानी कि जो कि हमें व्हीकल प्रोवाइड करता है, कोई ट्रांसपोर्ट गुड सर्विसेज और पैसेंजर्स का, जैसे कि ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स,
थ्री व्हीलर जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होता है अलग अलग जगहों पर। लिबरलाइजेशन के बाद नई चीज़ों में कॉन्टेम्परी मॉडल्स आए, व्हीकल्स की मार्केट के अंदर डिमांड आने लगी, जिससे इंडस्ट्री के ग्रोथ बढ़ने लगी पैसेंजर्स कार्स के थ्रू और टू थ्री व्हीलर्स के थ्रू। इंडस्ट्री हमारी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु में लोकेट करती है। तो आज हमने सारी इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ ली, केमिकल, सीमेंट, ठीक है, जूट, कॉटन, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ ली है। कल से हम आईटी सेक्टर से लेकर हम अपना पूरा चैप्टर कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा आज का लेसन। सो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हुई हो, जो भी लेसन मैंने आज आपको पढ़ाया है, कोई भी क्वेरी हुई हो तो आप मुझसे पूछ लेना, बेझिझक पूछ लेना। कल जो भी कल इसका पार्ट 3 आएगा वो फाइनल पार्ट होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे ज्योग्राफी के ही, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड माई यूट्यूब चैनल। ओके, सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।